वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक फ्रेश वीडियो के अंदर, फ्रेश एपिसोड के अंदर। आप पढ़ रहे हैं के सर के साथ में आपको 8th क्लास की साइंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक हो चुका है ऑलरेडी, फसलें, क्रॉप्स एंड क्रॉप्स के टाइप्स हो चुके हैं। सेकंड टॉपिक चल रहा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का चल रहा है, उसके 7 मेजर पॉइंट्स हैं। 7 मेजर पॉइंट्स हैं, मैं 3 मेजर पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ दूसरे वीडियो के अंदर, दूसरे लेक्चर के अंदर। अभी मैं इसके अंदर 2 मेजर नेक्स्ट जो आते हैं 4th और 5th, वो 2 टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। फोर्थ इज इरिगेशन एंड 5th इज दैट क्रॉप प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे की जाती है क्रॉप्स की, एंड दैट इरिगेशन कैसे होता है, इरिगेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन फर्स्ट टॉपिक के बारे में, 4th इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन होता क्या है? इरिगेशन द प्रोसेस which is including the supply of sufficient water to crop for germination. क्रॉप्स को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रोवाइड कराना, ठीक है। डजेंट मैटर मोड कौन सा होगा, आर्टिफिशियल होगा, मॉडर्न होगा, किस टाइप का होगा, ट्रेडिशनल होगा, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब वाटर प्रोवाइड किया जाता है क्रॉप्स को उसके जर्मिनेशन के लिए, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। सिंचाई करते हैं अपन, पानी देते हैं, वाटर्स प्रोवाइड कराते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। अब इरिगेशन जो होता है वो जरूरी क्यों, इरिगेशन के बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेनिफिट्स जो हैं इरिगेशन के, पहला बेनिफिट्स तो ये है फॉर सीड्स जर्मिनेशन। सीड्स के जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत ही इसेंशियल है। जो पानी उसको पहुंचाया जाता है उसके रूट्स तक, जो सीड्स होते हैं उसके रूट्स तक, सीड्स के लिए जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है। दूसरा होता है टू कैरी न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। जो प्लांट बनता है, जब प्लांट बड़ा होता है धीरे धीरे, तो प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं बॉडी के, स्टेम्स होता है, लीव्स होता है, उन डिफरेंट पार्ट से जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं, जो रूट से पहुंचाए जाते हैं, वो किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? बाय मीडियम ऑफ वाटर, वाटर के जरिए वो सब पहुंचाए जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज फॉर maintain humidity at roots। जो रूट्स होती है उसके वहाँ पे ह्यूमिडिटी रखने के लिए, ह्यूमिडिटी, क्योंकि वो सूखना नहीं चाहिए, वो ड्राई नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ही क्या होना चाहिए? ह्यूमिडिफाई होना चाहिए, वो हमेशा ही गीला होना चाहिए। इसके लिए किसकी एसेंशियल जो होती है? वाटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हो गए, ये हो गए बेनिफिट्स हो गए किसके? इरीगेशन के। इरीगेशन क्योंकि होना चाहिए। तो अगला आता है सोर्स ऑफ वाटर। अब इरिगेशन के लिए जो सोर्स ऑफ वाटर होते हैं, वो सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है रिवर, बाय रिवर कर सकते हैं। फिर आता है कैनाल्स हो सकती है, पॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, हैंड पंप्स हो सकते हैं। उसके अलावा भाई बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं? सोर्स होते हैं वाटर के, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं अपन? इरिगेशंस कर सकते हैं। अब आता है इरिगेशन करने के मोड, इरिगेशन कैसे कैसे किए जाते हैं। इरिगेशन के जो मोड होते हैं, मोड ऑफ इरिगेशन, अब 2 होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल और दूसरा आता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल जो पहले किया जाता है, जैसे चरस के द्वारा, रेहट, डेकली, ये सारे मोड हैं ट्रेडिशनल, जो पुराने टाइप से अपन उसकी इरिगेशंस करते हैं खेतों के अंदर क्रॉप्स के लिए। और अभी जो मॉडर्न है, जैसे वो हो गया ट्यूबवेल के द्वारा, दूसरा आ गया इलेक्ट्रिक पंप,
इलेक्ट्रिक पंप से भी करते हैं। तो ये आ गए मॉडर्न वे ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न टाइप हो गए उसके, ठीक है, मोड्स हो गए। तो के दो कौन से टाइप हो गए, एक तो मॉडर्न हो गया, एक ट्रेडिशनल हो गया। अपन इरिगेशन दो तरीके से कर सकते हैं। पहले लोग करते थे ट्रेडिशनल वे से, अब बहुत कम किया जाता है। अब तो मॉडर्न बहुत सारे इलेक्ट्रिकल्स और टेक्निकल्स बहुत सारे एपर्टस आ गए जिनकी वजह से क्या किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है। अब जो इरिगेशन होता है उसमें एक चीज़ और होती है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। अब इसमें दो चीज़ें होती है, इरिगेशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है स्प्रिंकलर मेथड, कौन सी होती है, स्प्रिंकलर। और दूसरा होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। स्प्रिंकल्स का मतलब होता है सिर्फ ऊपर जो वाटर होता है, ऊपर वाटर का क्या किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है। थोड़ा सा ऊपर वाटर स्प्रिंकल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो नीड्स होती है वो उन प्लांट्स की वजह होती है पूरी हो जाती है। और ड्रॉप बाय ड्रॉप के अंदर क्या होता है कि वो जो पानी होता है, वाटर होता है, उसको उसकी रूट्स तक पहुँचाने के लिए उसके नीचे तक वाटर की सप्लाई की जाती है। और ये जो सप्लाई की जाती है ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसको की जाती है प्लेन के अंदर। किसके अंदर, प्लेन फील्ड के अंदर। क्योंकि इसको अगर अनप्लेन मतलब सिर्फ झुके हुए ढलान के अंदर किया जाता है तो वो पानी ही बह के चला जाएगा, वहाँ पे उसके लिए नहीं की जाती है। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, वो होती है प्लेन फील्ड के लिए। और ये जो होती है ये किसी के भी ऊपर हो सकती है, ठीक है, भले ही वो झुका हुआ, क्योंकि उसकी जो स्प्रिंकलिंग होती है वो सिर्फ क्या होती है, ऊपर होती है, उसको अंदर पानी नहीं डाला जाता है। तो ये दो तरह के टाइप हो गए इरिगेशन के। अब अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, क्रॉप की प्रोटेक्शन क्या होती है। तो उसके मैं जल्दी से यहाँ पे एक टेबल बना लूँगा, तब तक आप इसको पॉज करके उतार लीजिए, मैं तब तक टेबल बना देता हूँ। ओके, तो अपन ने 4 टॉपिक पढ़ लिया है, अभी अपन 5th टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मेरा ड्रेसअप चेंज है क्योंकि मैं बाद में वीडियो बना रहा हूँ ये थोड़ा, क्योंकि मैंने उस टॉपिक के बाद छोड़ दिया था। तो अभी ये 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं इरिगेशन का, अभी अपन 5th टॉपिक पढ़ने वाला है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप के बारे में। तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप के बारे में अपन पढ़ने से पहले चारों पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम अपन फेस कर सकते हैं। अपन एक एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप्स की जब ग्रोथ होती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम मेजर फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है वीड्स, ठीक है। वीड्स खरपतवार होती है बेसिकली, जो अपन जिसे अपन कोई भी क्रॉप्स जब उसको ग्रो कराते हैं, जब उगाते हैं अपन उसको, तो उसके साथ में बहुत सारे दूसरे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, अनवांटेड होते हैं, वो भी ग्रो करने लग जाते हैं, तो उनको बोला जाता है वीड्स बोला जाता है। फिर आता है नेचुरल डाइजेशन। नेचुरल डाइजेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्लड्स आ गया, आग लग गई या फिर सूखा पड़ गया, ये सारे नेचुरल डाइजेशन में आते हैं। द थर्ड फेज इज इंसेक्ट, फंजाई, वायरस एंड बैक्टीरिया। इंसेक्ट लग जाते हैं, कुछ कीड़े लग जाते हैं, कुछ कीड़े अटैक कर देते हैं फसल के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, और फंजाइस लग जाती है, वायरस लग जाता है, कभी कोई बैक्टीरिया लग गया है, तो ये भी एक तरह का नेचुरल डाइजेस्टर ही कहा जा सकता है, ठीक है। और लास्ट आता है एनिमल्स। जब एनिमल्स खेतों के अंदर घुस जाते हैं, फील्ड के अंदर घुस जाते हैं, तब भी वो बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। तो एक एक करके अपन रीड करते हैं कि उनके आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, मतलब पहचान कैसे होगी कि उस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। प्रॉब्लम 4 हो गई अपने पास, उनकी आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान कैसे होगी कि ये वाली प्रॉब्लम है, फिर उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा क्रॉप के अंदर, और लास्ट होगा प्रिवेंशन के बारे में कि उससे बचा कैसा जा सकता है। तो अपन पहली बात करें वीड्स, खरपतवार। जो वीड्स होती है जैसे अनवांटेड होते हैं, तो पहचान कैसे होती है, आइडेंटिफिकेशन, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो अलोंग क्रॉप्स। जो क्रॉप्स होती है उसके साथ में क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं, उगने लग जाते हैं। फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है क्रॉप पे, क्रॉप डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है, जैसे जमीन के अंदर, जड़ के अंदर जो प्रोटीन न्यूट्रिशन होते हैं, वो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो उन क्रॉप के पास नहीं पहुंच पाते जो अपने को मेजर ज़रूरत होती है जिन क्रॉप्स की। जैसे अपन गेहूं का, वीट की अपन क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो वीट को जो प्रोटीन मिलना चाहिए, न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिलता है, और जो वीट्स होती है वो उसके पास चला जाता है। तो जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो आगे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए उससे क्या हो जाता है कि न्यूट्रिशन होता है वो उस तक नहीं पहुँच पाता है, तो उस क्रॉप के लिए वो नुकसानदायक हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए प्रिवेंशन क्या होता है, टिलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। टिलिंग करनी है। टिलिंग का मतलब जो अनवांटेड क्रॉप्स है उसको क्या करना है, हटाना है अपने को, उसको काटना है। एंड द सेकंड वन इज वीडिसाइड। वीडिसाइड मतलब उसके कुछ
इस तरह के इंसेक्टिसाइड की तरह, बैक्टीरियासाइड्स की तरह केमिकल्स आते हैं जिसका क्या करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है। तो उससे भी वो जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। तो अपनी सिर्फ क्रॉप बच जाती है जिसको वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। द सेकंड पॉइंट इज दैट नेचुरल डाइजेस्टर। नेचुरल डाइजेस्टर कौन कौन से होते हैं, फ्लड हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है एंड फायर हो सकता है। फ्लड जब बाढ़ आती है तब ड्रॉट सूखा पड़ जाता है एंड लास्ट वन इज फायर आग भी लग सकती है। तो उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इफेक्ट पहला होता है फ्लडिंग इन फील्ड। फ्लड मतलब पानी भर जाना, फील्ड के अंदर क्या पड़ जाता है, पानी भर जाता है, ये इससे फसल को नुकसान हो सकता है बहुत सारा। एंड सेकंड वन इज ड्रेनिंग ऑफ सॉइल एंड मैन्योर। जो खाद होता है या फिर सॉइल होती है, ऊपर जो परत होती है वो क्या हो जाती है, अपनी जगह से खिसकने लग जाती है, और मैन्योर जो खाद होता है वो भी अपनी जगह से हट जाता है। तो थर्ड वन होता है क्रॉप बर्निंग। फसल जब आग लगती है तो फसल क्या हो जाती है, जल जाती है। तो ये इफेक्ट किस पे पड़ता है, क्रॉप्स पे पड़ता है। तो इनके प्रिपरेशन क्या हो सकते हैं, पहला आता है प्रॉपर वाटर एग्जिट। मतलब जिस भी फील्ड के अंदर आप क्रॉप का जर्मिनेशन करवा रहे हो या ग्रो करवा रहे हो उसके अंदर से प्रॉपर वाटर एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ड्रॉप्ट आ गया, ठीक है, या फिर फ्लड आ गया तो उससे पानी का निकलने का एक एग्जिट होना जरूरी है ताकि वो पानी निकल सके। द सेकंड वन इज इरिगेशन बैकअप। इरिगेशन बैकअप, अगर सूखा पड़ गया, ड्रॉप्ट हो गया, तो आप इरिगेशन के सिंचाई के लिए आपके पास दूसरे बैकअप्स होने चाहिए। बैकअप्स जैसे ट्यूबवेल्स हो गया, ठीक है, वाटर इलेक्ट्रिक पंप हो गया एंड अदर जो भी आपके पास मेजर आपके पास रिक्वायरमेंट हो सकती है, जितना पॉसिबल हो सके वो इरिगेशन बैकअप होना चाहिए ताकि सूखा पड़ जाए तो भी आप जो क्रॉप्स है उसको पानी दे सको, उसका इरिगेट कर सको। एंड द थर्ड वन इज प्रिवेंशन फ्रॉम फायर। अगर आग लग जाए तो आग से किस तरीके से आप फेस कर सकते हो, आग को कैसे बुझा सकते हो, उसके प्रिवेंशन होना भी बहुत जरूरी होता है। द थर्ड वन इज इंसेक्ट, फंजाई, वायरस एंड बैक्टीरिया। अगर इंसेक्ट, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया लग जाए तब क्या क्या होता है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। एक होता है डिफॉर्मिटी ऑफ लीव्स, मतलब जो पत्तियां होती है वो फटने लग जाती है, उस पर छेद होने लग जाते हैं। सेकंड इज ड्राइंग ऑफ स्टीम। जो उसका तना होता है, किसी भी क्रॉप्स का जो तने होते हैं वो सूखने लग जाते हैं, तो एक टाइम से पहले ही आधे पकते नहीं है, ग्रो नहीं कर पाते, उससे पहले सूख जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज डैमेज ऑफ फ्रूट। जो ऊपर उसके ऊपर जो छोटे छोटे बीज लगते हैं, फ्रूट सारे लग जाते हैं क्रॉप्स के ऊपर, वो क्या होते हैं, पहले ही डैमेज हो जाते हैं, पहले ही टूटने लग जाते हैं। इफेक्ट क्या क्या होते हैं उससे, डैमेज इन लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर। तना टूटने लगता है, फूल भी टूट जाते हैं, पत्तियां भी टूटने लग जाती है, ये सारे डैमेजेस उस क्रॉप्स पे होने लग जाते हैं। तो इससे प्रिवेंशन क्या है, इसका प्रिवेंशन होता है स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरियासाइड और इंसेक्टिसाइड मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, कीटनाशक मिलते हैं, उनका क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम स्प्रे करना चाहिए अगर इस तरीके के कोई भी इंसेक्टिसाइड या बैक्टीरिया, वायरस या अफेक्ट करते हैं क्रॉप्स के ऊपर। तो अगला पॉइंट निकल के आता है एनिमल्स का। एनिमल्स को कोई नहीं रोक सकता है। एनिमल्स जब अपने यहाँ पे बेसिकली हो जाता होता नील गाय होती है, ठीक है, तो वो फील्ड्स के अंदर रात को अटैक कर जाती है जिससे कि वो पूरी की पूरी फसल को ख़त्म कर देती है, हार्म द क्रॉप्स एंड डैमेज द क्रॉप्स को डैमेज कर दिया। इसके जो प्रिवेंशन है वो दो हैं, एक तो है फेंसिंग, दूसरा है सिक्योरिटी। फेंसिंग मतलब बाड़ बना दो और दूसरा है सिक्योरिटी, पूरी रात सुरक्षा करो, उसकी सिक्योरिटी रखो, एक पर्सन वहाँ पे पर्टिकुलर होना चाहिए उसकी क्रॉप्स की सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा इसका कोई ही रास्ता नहीं है। तो फेंसिंग कर सकते हैं, फेंसिंग के अलावा सिक्योरिटी। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक भी सप्लाई करते हैं फेंसिंग के साथ में, लेकिन वो कहीं ना कहीं एनिमल्स के लिए नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि एनिमल्स जब उस फेंसिंग को तोड़ने की कोशिश करते हैं तब इलेक्ट्रिक शॉक से वो घायल भी हो जाते हैं या फिर मर भी जाते हैं। तो वो रास्ता गलत होता है, लेकिन बस फेंसिंग और सिक्योरिटी की जाए तो फसल को बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड इरिगेशन। अब दो टॉपिक और बचते हैं इसके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।